तो ब्रांड आइडेंटिटी। तो फिर ये सब क्या है? एक छोटे व्यवसाय की ब्रांड आइडेंटिटी कई तत्वों का एक समग्र संग्रह है जो ये परिभाषित करता है कि व्यवसाय को उसके दर्शकों द्वारा कैसे देखा जाता है। ठीक है, यही वह चीज है जिसे वे पहचानते हैं। यह न केवल लोगो और रंगों जैसे दृश्य पहलुओं को शामिल करता है, बल्कि ब्रांड की आवाज, मूल्य और समग्र व्यक्तित्व को भी समेटे हुए है, जिससे एक अनूठी और पहचानी जाने वाली छवि बनती है जो ग्राहक के साथ जुड़ती है। अफसोस की बात है कि आप ये डायग्राम यहां देख नहीं सकते, क्योंकि क्या ये और फैलता है? थोड़ा बहुत ये वहां फैलता है। तो इसमें बीच में ब्रांड आइडेंटिटी है और फिर ये आपके व्यवसाय के बाकी सभी हिस्सों की ओर फैलती है। और वह वहां क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज जो लोग पहचानते हैं वह वही ब्रांड है जो आप हैं। अब जाहिर है अच्छी संभावना है कि हमारे पास अगले चरण में पहले से ही एक ब्रांड होगा, हमारे पास अगले चरण में लोगो होगा वगैरह। और यहां वह बात है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही हमारे पास ब्रांड, लोगो और बाकी सब कुछ हो, आपके मार्केटिंग का हिस्सा और आपकी वेबसाइट जैसी चीजें कैसी दिखनी चाहिए वगैरह, यह सब आपके ब्रांड को निर्धारित करेगा, खासकर आपके लिए। ब्रांड आइडेंटिटी में यह उल्लेख किया गया था कि अ, आवाज, मूल्य और व्यक्तित्व आपके ब्रांडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एक छोटे व्यवसाय के लिए मजबूत ब्रांड पहचान बनाने के मुख्य तत्व और कदम। सबसे पहले अपने ब्रांड की नींव को परिभाषित करें। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हमने कितनी बार इस बारे में बात की है कि किसी भी व्यवसाय की नींव आगे बढ़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जहां से आप शुरू करते हैं वह नींव होना वाकई बहुत जरूरी है। अपने ब्रांड की कहानी साझा करना भी महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य क्या है? यह ग्राहक के लिए मूल्य लाता है और आपके व्यवसाय के पीछे की अनूठी कहानी को सामने लाता है। यह वास्तव में लोगों को आपको चुनने का एक कारण देने में मदद करता है। तो आप क्या कर रहे हैं जो लोगों की समस्या को हल करने में मदद करेगा और आपको दूसरों से अलग क्या बनाता है? इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम एक नए चरण में शुरू करते हैं और हमारे पास सिर्फ एक उत्पाद है। उदाहरण के लिए आपको वास्तव में इस एक उत्पाद के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए और फिर इसे देखें, ग्राहकों को देखें और खुद से सोचें, यह उत्पाद लोगों की कौन सी समस्या हल कर रहा है? यह दूसरों से अलग क्यों है? इसमें क्या खास बात है? और जब आप उस एक उत्पाद के सभी पहलुओं का निर्णय ले लें, तब आप इसके बारे में बायो, विवरण आदि में बात करना और लिखना शुरू कर सकते हैं। और यह वही चीज है जिसे वे लोग जो इसमें रुचि रखते हैं या खरीदना चाहते हैं, दिलचस्प पाएंगे। साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आप अपनी कहानी बताएं कि आपने यह व्यवसाय क्यों शुरू किया। आप क्या हैं? आपके व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपके मूल्य क्या हैं और इसके पीछे आपकी अनूठी कहानी क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग आपको जानने की कोशिश करें कि वे आप बस वहां रहकर ये नहीं कहना चाहेंगे, मैं जितना हो सके उतना बेचना चाहता हूं ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। इससे आपका ब्रांड नहीं बनेगा। यह निश्चित रूप से आपके दर्शकों के साथ वह सहयोग नहीं बनाएगा और न ही वह भरोसा जो वे आप पर करेंगे। अगर वे आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और यह जरूरी नहीं कि पहली ही पेज पर हो, आप इसमें एक बैक स्टोरी भी जोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, उदाहरण के लिए, जिन्होंने ऑन पैसिव से जुड़ने के लिए कई तरह के कारण चुने, जिनमें सबसे बड़ा कारण आर्थिक था। लेकिन निश्चित रूप से मेरे जैसे बहुत से लोग ऑन पैसिव के साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वे अपने समुदाय की मदद कर सकें, वे शायद अपनी चर्च की मदद कर सकें, वे अनाथों की मदद कर सकें, वे तरह तरह के संगठनों की मदद कर सकें। यह आपके लिए अपनी कहानी बताने का बिल्कुल सही समय है।
इसका मतलब यह नहीं कि आपको विस्तार से समझाना है, बल्कि बस थोड़ा-सा पृष्ठभूमि बताएं कि आप जो कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे आपके क्या कारण हैं। यह आपको एक ब्रांड के रूप में अनूठा बनाता है। लक्षित दर्शक, यह पहचानना कि आपके आदर्श ग्राहक कौन हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और आपका ब्रांड उनसे कैसे जुड़ सकता है। मैंने कितनी बार यह बात कही है और ये हैरानी की बात है कि ऑनलाइन बिजनेस बनाने के हर हिस्से में ये कितनी बार सामने आता है। अपने लक्षित दर्शकों को जानना और यह जानना कि वे कहाँ हैं, कितना ज़रूरी है। और हमने इस पर चर्चा की है ना, कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके लक्षित दर्शक कहाँ हैं। अगर आप उन वीडियो को देखें जो मैंने बनाए हैं, हम इसमें विस्तार से उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें सीखकर आप जान सकते हैं कि आपके लक्षित दर्शक क्या ढूंढ रहे हैं। एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं, तो आप इन्हें अपनी वेबसाइट के बायो में शामिल कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और साथ ही आपका ब्रांड क्या होने वाला है। मिशन और मूल्य स्पष्ट रूप से बताएं कि आपका व्यवसाय किस चीज के लिए खड़ा है और उसकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं। स्पष्ट है, हम इसे ले सकते हैं जो हम अपने अगले चरण में देखने वाले हैं उससे। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं जिसके लिए यह व्यवसाय खड़ा है और उसकी मुख्य मान्यताओं के साथ। आप जानते हैं, हमें पता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसका बहुत कुछ उस मानवता से जुड़ा है, वह दिल वाला व्यवसाय जो वास्तव में भीड़ से अलग दिखता है, क्योंकि हम इसे मूल्य के लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं। यह फर्क है जो हम यहाँ लेकर आते हैं, वह पूरी तरह से पारंपरिक सोच से उल्टा है और यह ऐसी चीज है जिसे आपको अपनी ब्रांड पहचान में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप भीड़ से अलग दिखें। हम यहाँ सिर्फ लोगो वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनका दूसरों के लिए कोई मतलब है। वह मिशन और मूल्य और उसका स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना बहुत सारे लोगों के साथ गूंजेगा। क्यों? आप इसे हर समय देखते हैं। लोग उस चीज के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं जो उनकी सोच और विश्वासों से मेल खाती है। आपको बस सुपरमार्केट की शेल्फ्स और लोगों की खरीदारी को देखना है। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो महंगी होती हैं, लेकिन क्योंकि उनका शायद एक अधिक पारिस्थितिकीय पृष्ठभूमि है जो पर्यावरण के लिए बेहतर है, वे उसके लिए ज्यादा पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वह कंपनी एक व्यवसाय के रूप में सही इरादे रखती है, क्योंकि वे उपभोक्ता को ऐसी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, उदाहरण के लिए या जो भी चल रहा है उसके लिए। आपको बस उच्च गुणवत्ता वाली चीजों को देखना है। मेरा मानना है, लोग बेहतर मूल्य, बेहतर गुणवत्ता के लिए भुगतान करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें जो मिल रहा है उसमें अधिक मूल्य है। ऐसी चीजें जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दी जाती हैं या उतनी अच्छी नहीं होती, लोग अब उन्हें केवल आवश्यकता के कारण ही खरीदते हैं, न कि इसलिए कि वे उनकी मान्यताओं के अनुरूप हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, वफादार ग्राहकों का एक समुदाय बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने व्यवसाय में जिन मूल्यों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सामने रखें। प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, अपने प्रतिस्पर्धियों को समझना और अपने ब्रांड को अलग दिखाने के अवसरों की पहचान करना। हमने इस बारे में भी बात की है ना? ये केवल अपने उत्पाद और सेवाओं को जानने की बात नहीं है, आपको अपने प्रतिस्पर्धियों को भी देखना होगा कि वे क्या पेशकश कर रहे हैं जो आपसे मिलता-जुलता है, और यह विश्लेषण करना होगा कि आप दोनों में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए एक बिक्री बिंदु है।
यह वह चीज है जिसे आप निश्चित रूप से सामने ला सकते हैं और यह उजागर कर सकते हैं कि आप दूसरों से अलग हैं, और न केवल आप एक्स वाई और जेड के कारण अलग हैं, बल्कि हम इसलिए भी अलग हैं क्योंकि ये वे चीजें हैं जिन्हें हम एक व्यवसाय के रूप में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैश्विक माहौल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से फर्क ला रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ये सारी बातें आपके बहुत से संभावित ग्राहकों के साथ गूंजेंगी। तो विजुअल आइडेंटिटी वह क्या है? ये वही चीज है जिसे लोग सबसे पहले देखते हैं। लोगों, ये सबसे पहली चीज है। ये आपके ब्रांड का एक दृश्य प्रतीक है जो ये सुनिश्चित करता है कि यह अलग, यादगार और विभिन्न उपयोगों में बहुप्रकारी हो। जब आप एक लोगो को देख रहे होते हैं, अब क्या हम कोई लोगो ढूंढने वाले हैं? क्या हमारे पास कोई लोगो होगा? हाँ, शायद हमारे पास होगा। क्या यह उस लोगो से अलग होगा जो हम अभी देख रहे हैं? इसकी अच्छी संभावना है। मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बदलने की अच्छी संभावना है। लेकिन जो नया लोगो हमारे पास होने वाला है वही हमारी पहचान बनेगा। लोग हमें इसी के जरिए पहचानेंगे। वह लोगो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? यहीं पर आप एक ब्रांड के रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपनी मिशन के बारे में और आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में लिखा है। तो लोगों को इस ब्रांड के बारे में और यह बाजार में कैसे काम करता है इसकी अच्छी समझ मिलती है। ये बहुत जरूरी है कि वह विजुअल लोगो वास्तव में कुछ मायने रखता हो, और जाहिर है हमें यह सारी जानकारी अगले चरण में और हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के माध्यम से मिलेगी। रंगों की पैलेट भी, ऐसे रंगों का चयन करें जो आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी को दर्शाते हों और सभी प्लेटफॉर्मों पर एक समान हों। फिर से, अगर आप वाकई अच्छे वेबसाइट्स को देखें तो उनका लोगो और पेज के बैकड्रॉप्स, आउटलाइन, रंगों का तालमेल, सब कुछ मेल खाता है। ठीक है, ये सब एक प्रवाह में चलता है ना? लोगों से बाकी पेज भी उसी लोगों के रंगों को उठाते हैं, उन्हें पेजों में लाते हैं और बाकी सब कुछ भी। यही तरीका है एक बहुत अच्छी, देखने में आकर्षक वेब पेज बनाने का। जैसा कि विवरण में कहा गया है, इसमें एक प्रवाह होता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और सोचें, क्या मैं वही सही रंग इस्तेमाल कर रहा हूं जो ब्रांड के लिए उपयुक्त है? क्या मैं वेबसाइट बनाते समय उसी रंगों के चयन पर कायम हूं जो उस लोगो को दर्शाते हैं? क्या ये सभी प्लेटफॉर्मों पर एक समान दिख रहे हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप जानते हैं कि आपके पास सही रंग संयोजन और सही डिजाइन है जो आपको दूसरों के मुकाबले चुने जाने में मदद करेगा। ये देखने में भी सही लगता है, सुनने में भी सही लगता है, और हम ग्राहक को वही उत्पाद या सेवाएं देने जा रहे हैं जिसकी उन्हें चाहत है। और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया के सभी हिस्से ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं और वे बेहद खुश हैं, तो सोचिए क्या होगा। फिर आप सबसे बेहतरीन मार्केटिंग के तरीके की ओर बढ़ते हैं, जो है मुहज़बानी प्रचार। इसकी कोई लागत नहीं है, लेकिन इसका असर सबसे बड़ा होता है। टाइपोग्राफी, ये क्या है? ये ऐसे फॉन्ट्स चुनना है जो आपके ब्रांड के स्वर के अनुरूप हों और पढ़ने में आसान हो। हायरोग्लिफिक्स रखने का कोई मतलब नहीं है। इटैलिक लिखावट रखने का भी कोई फायदा नहीं है। पुरानी अंग्रेजी, ओल्ड इंग्लिश रखने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी चीज रखने का कोई फायदा नहीं है जिसे लोग पढ़ ही ना सकें। सुनिश्चित करें कि आपके पास ऐसे शब्द हों जिन्हें लोग पढ़ सकें। इसका मतलब है कि आप जिन शब्दों को लिख रहे हैं उनके पीछे सादा या बहुत हल्का बैकग्राउंड रखें ताकि शब्द उभर कर दिखें। हर एक पेज पर थीम को पूरी तरह बनाए रखें। जब तक, और यह एक जब तक है, जब तक आप शायद किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे हों, तब आप फ़ॉन्ट और रंग बदल सकते हैं, क्योंकि वह एक अलग हिस्सा है। और आप जो करना चाह रहे हैं वह यह है कि यह साफ तौर पर पता चले कि यह आप नहीं हैं, बल्कि कोई और है। ठीक है? यह है कि वास्तव में फ़ॉन्ट्स कैसे काम करते हैं, और यह कितना महत्वपूर्ण है कि न केवल लोग इसे पढ़ सकें, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि आप जो टेक्स्ट डाल रहे हैं
उसमें कुछ चीजें किसी और के मुकाबले थोड़ी अलग दिख सके। ठीक है? तो जब आप कोई विवरण लिख रहे होते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप किसी और के बारे में तीसरे व्यक्ति में बात कर रहे हैं, या अगर किसी ने मान लीजिए आपके उत्पादों और सेवाओं पर कोई समीक्षा की है और आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसे एक अलग फ़ॉन्ट, अलग टेक्स्ट में डालें, जो आप आम तौर पर अपनी वेब पेज पर इस्तेमाल करते हैं। तब वह अलग दिखेगा और लोग अपने आप समझ जाएंगे कि रुको जरा, यहां आपका सामान्य टेक्स्ट नहीं है, ये कुछ अलग है। इसीलिए इसे जितना संभव हो सके उतना सरल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है? बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है? क्योंकि आप जितने अधिक लोगों को टारगेट कर सकें उतना अच्छा है, और आप चाहते हैं कि जितने अधिक लोग संभव हो वे समझ सकें कि आपका मिशन क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उत्पाद क्या है, आदि। इसीलिए जब आप अपनी पहचान बना रहे होते हैं और उस पर विचार कर रहे होते हैं, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपकी पहचान से जुड़ी सभी चीजें, जैसे कि लोगो, आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, खुद वेब पेज आदि, क्या वे एक बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित करेंगी? बस इतना ही दोस्तों। यही है छोटे व्यवसाय के लिए ब्रांड पहचान। यहाँ बहुत कुछ है जिस पर विचार करना है, बहुत सारी बातें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं जब हमें अगले चरण में आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। इनमें से कितना हम शामिल करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब यह जानना कि ब्रांड पहचान बनाने में क्या-क्या शामिल होता है, निश्चित रूप से आपको अगले चरण में आगे बढ़ते हुए अपने निर्णय लेने में मदद करेगा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। हम